मेरठ मेडिकल कॉलेज में मिलेगी अब डायलिसिस की सुविधा। काली पीलिया के इलाज के साथ ही इमरजेंसी में अन्य सुविधाओं को भी कराया जाएगा उपलब्ध। मेरठ लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में अब जहां डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं काली पीलिया का इलाज भी होगा। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी नए साल में उपलब्ध होने जा रही हैं। यह जानकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता ने दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ सहित आसपास के अन्य जिलों के लोग इलाज के लिए लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। यहां के इमरजेंसी विभाग में अभी तक सिटी स्कैन सहित अन्य सुविधाएं नहीं थी। अब ऐसे सभी मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के लिए सिटी स्कैन, एंजियोग्राफी सहित अन्य प्रकार की सुविधा इमरजेंसी विभाग में ही उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर आरसी गुप्ता ने बताया कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में अभी तक हेपेटाइटिस सी से संक्रमित मरीजों का ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन नए साल से यहां पर हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट भी शुरू किया गया है। इसी के साथ ही हेपेटाइटिस से संक्रमित महिला और बच्चे के संक्रमण बचाव के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन फ्री ही लगाई जाएगी। 11वीं के छात्र की निर्मम हत्या का मामला, पीड़ित परिवार ने एसएसपी ऑफिस पर किया जोरदार प्रदर्शन, मांगा न्याय। मेरठ में कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड छात्र अभिनव के सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई न होने के चलते और मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपने पर सुनवाई के चलते पीड़ित परिवार ने बृहस्पतिवार को एसएसपी ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच की मांग कर रहा था। पीड़ित पिता अधिवक्ताओं के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा था। पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं एसएसपी ने जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। प्रयागराज के युवक की मेरठ में निर्मम हत्या का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के प्रभात नगर में प्रयागराज के रहने वाले युवक की 31 दिसंबर को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार प्रयागराज का रहने वाला युवक हस्तिनापुर क्षेत्र में रहकर नौकरी करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा कर दिया। थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में प्रभात नगर मेन रोड मोहल्ले के पास स्थित गली में 31/12/2024 की सुबह एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे स्थानीय थाना पुलिस और हमारी फील्ड यूनिट की टीम पहुंची थी, जिनके द्वारा सघन जांच की गई और प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अगले ही दिन पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए घटना का अनावरण किया है, जिसमें आकाश शर्मा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त चाकू भी उससे बरामद किया गया है। आकाश और वह व्यक्ति दोनों शराब के ठेके के पास स्थित कैंटीन में आपस में शराब पीने के दौरान उन दोनों के बीच कहासुनी और गाली गलौच हुई थी। बाद में गली में जाने पर आकाश ने उस व्यक्ति को चाकू मार दिया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। आकाश जो अभियुक्त है उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है और जो अन्य विधिक कार्यवाही है वो थाना हस्तिनापुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। 1 महीने से बेटी लापता, पति है फरार। पीड़ित ने अनहोनी की आशंका जताते हुए एसएसपी से की शिकायत। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का रहने वाला बुजुर्ग अपनी बेटी को दिलाने की गुहार लगाने बृहस्पतिवार को एसएसपी ऑफिस पहुंच गया। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि करीब 1 महीने से उसकी बेटी अपनी ससुराल से लापता है। वह तभी से थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन थाना पुलिस ने आरोपी पति पर कार्यवाही नहीं की। पीड़ित का कहना है कि बेटी के लापता होने के समय से ही उसका पति भी घर पर मौजूद नहीं है। पीड़ित बुजुर्ग ने बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए एसएसपी को शिकायती पत्र देकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने पीड़ित बुजुर्ग को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। शहर में कूड़े के ढेरों ने किया नववर्ष का स्वागत। एनजीटी की कार्रवाई के बाद भी नगर निगम शहर की गंदगी को नहीं कर पा रहा साफ। यूं तो शहर में गंदगी और कूड़े के अंबार हमेशा ही देखने को मिलते हैं, लेकिन नए साल पर भी नगर निगम अधिकारियों ने शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर कोई जन जागरूकता अभियान नहीं चलाया, जिसके चलते नया साल भी शहरवासियों को गंदगी और कूड़े के ढेर के बीच ही बिताना पड़ा।
हालांकि दावे नगर निगम अधिकारियों की तरफ से स्वच्छ भारत के दिए जाते रहे, लेकिन स्थिति ठीक इससे विपरीत दिखाई दी। अधिकांश वार्ड के क्षेत्र वालों का कहना है कि ना तो उनके पार्षद उनका फोन उठाते हैं और ना ही नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी, जबकि डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी हफ्ते में एक ही बार आती है, जिसके चलते लोगों के घरों के आसपास कूड़े और गंदगी की ढेर उनका जीवन नरकीय बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी में फास्टैग से जुड़ेगी नई व्यवस्था। यूपी में फास्टैग से एक नई व्यवस्था जुड़ेगी। इसको लेकर सीएम योगी ने एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित अपने आवास पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने सड़क सुरक्षा माह सभी 75 जनपदों में संचालन के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन गाड़ियों का बार बार चालान हुआ है उन पर एक्शन लिया जाए। सीएम ने यह भी कहा है कि इस व्यवस्था को फास्टैग से भी जोड़ा जाए। इसके अलावा सीएम ने ओवरलोडिंग को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि किसी वाहन का बार बार चालान होने पर लाइसेंस, परमिट, निरस्तीकरण आदि की कार्रवाई की जानी चाहिए। इस कार्रवाई को अनिवार्य रूप से फास्टैग से भी जोड़ा जाए। सीएम के इस आदेश के बाद उन लोगों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है जिनकी गाड़ियों का चालान बार बार होता है। समीक्षा बैठक में सीएम ने यह भी कहा है कि सूचना, परिवहन व सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों द्वारा लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील करने वाली होर्डिंग भी लगाई जाए। इसे सभी 75 जनपदों, 350 तहसीलों, 1500 थानों व सभी नगर निकायों के बाहर भी लगाया जाए। धार्मिक स्थलों के सर्वे के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। दूसरी याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई। देश भर में इस समय कई धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद चल रहा है। इसी कड़ी में अब सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। गुरुवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में कोर्ट ने उनकी याचिका को मामले पर पहले से लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह सभी याचिकाओं पर 17 फरवरी को सुनवाई करेंगे। ओवैसी ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह लागू करने की मांग की है। उनकी याचिका में धार्मिक स्थलों के सर्वे का विरोध किया गया है। हर धार्मिक स्थल में उनमें यथास्थिति बनाए रखने की मांग भी की गई है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की दूसरी याचिकाओं को सुनते हुए 12 दिसंबर को अंतरिम आदेश जारी किया था। उस आदेश में देश भर की अदालतों से फिलहाल धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश न देने को कहा गया था। गोलीबारी की घटना से दहला न्यूयॉर्क नाइट क्लब में गोलीबारी, 11 लोग घायल। न्यूयॉर्क नाइट क्लब में गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना में कम से कम 11 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में दिल दहला देने वाली घटना के बाद एक और हमला हो गया है। इस बार न्यूयॉर्क के एक नाइट क्लब में हमलावरों ने 11 लोगों को गोली मार दी है। एमनेडॉट की रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी क्वींस की अमजूरा नाइट क्लब में हुई। 1 जनवरी को रात करीब 11:45 पर अमजूरा इवेंट हॉल के पास गोलीबारी हुई। गोलीबारी में घायल हुए लोगों को स्थानीय अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद इवेंट हॉल के पास NYPD की यूनिट जमा हो गई है और घटनास्थल की जांच भी कर रही है। सिटीजन ऐप की रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी में शामिल 2 संदिग्ध अभी भी फरार हैं। पुष्पा 2 की कमाई में नए साल पर फिर आई तेजी। 1200 करोड़ से इंच भर दूर है पुष्पा 2 द रूल। फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के 28 दिनों खूब कमाई कर ली है। फिल्म को नए साल पर भी खूब दर्शक मिले हैं और इसने 28वें दिन भी खूब कमाई की है। पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए अब लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। इस दौरान इस फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई भी की है। चलिए यहाँ जानते हैं कि पुष्पा 2 द रूल ने रिलीज के 28वें दिन कितनी कमाई की है। सेक्निल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 द रूल ने रिलीज के 28वें दिन 13.27 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ इस फिल्म की कुल 28 दिनों की कमाई अब 1184.77 करोड़ रुपए हो गया है। आरिफ मोहम्मद खान बने बिहार के 42वें गवर्नर। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन के राजेंद्र मंडपम हॉल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को बिहार के 42वें गवर्नर के रूप में शपथ ली है।
उन्हें पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल थे। नवनियुक्त बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है। बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं, तो ये जबरदस्त क्षमता है। और बिहार यहाँ के लोगों में ये क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा बिहार। जो देश आगे जाएगा, बिहार भी आगे जाएगा। एक साथ इतने लोग सर बिहारवासियों को शुभकामनाएं देने, बिहारवासियों को, देशवासियों को, सबको बहुत शुभकामनाएं। नया साल है, हमारा अमृत काल है। अब सर तो ये कहने से नहीं होता है। ये तो जब आप ये मत कहिए मेरा रेजिम नहीं, मैं सेवक के तौर पर आया हूँ। और बिहार, अभी मैंने ओथ क्या ली है, बिहार के लोगों की सेवा और उनके कल्याण के लिए निरंतर काम करूंगा। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।